नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माउंट एवरेस्ट के कुछ 3-4 मुख्य क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो बाकी थे, पहले उनके बारे में जान लें, उनको पढ़ लें। फिर आते हैं हम अपने जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, जो दूसरा महाद्वीप है। ठीक है, तो देखिए माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ मुख्य क्वेश्चन कौन कौन से। पहला देखिए, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले भारतीय पुरुष का नाम। हमने जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले जो पुरुष हैं वो बता दिया, जो 13 वर्ष की अवस्था में चढ़े थे। फिर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला जो कि हमारे भारत देश की थी, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, अब आते हैं हम माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले जो पुरुष थे वो हमारे भारत देश के कौन थे। मतलब जो भारतीय पुरुष थे सबसे कम उम्र में कौन चढ़े थे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, तो कौन थे वो? राघव जुनेजा। जी दोस्तों, राघव जुनेजा जो कि 15 वर्ष की अवस्था में चढ़े थे। ये कहाँ के थे? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थे। ठीक है, अब देखिए ये कब शिखर में चढ़े थे, मतलब किस सन में चढ़े थे, किस डेट में चढ़े थे। तो कब चढ़े थे ये? 5 मई सन 2013 को ये शिखर में कब चढ़े थे, याद रखिएगा दोस्तों। 5 मई सन 2013 को राघव जुनेजा जो कि 15 वर्ष के थे तब चढ़े थे, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके साथ और कौन थे, मतलब इनके साथ चढ़ने वाले और कौन थे। तो इनके जो दोस्तों इनकी जो स्कूल थी, लॉरेंस स्कूल में पढ़ते थे। तो लॉरेंस स्कूल के 5 बच्चे और थे, मतलब इनका ग्रुप था 5, मतलब 6-7 बच्चों का, समझ रहे हैं, 6 बच्चों का, 5 बच्चे और ये खुद 6 बच्चों का इनका ग्रुप था लॉरेंस स्कूल के। ठीक है, तो वो थे इनके साथ में। फिर ये इंपॉर्टेंट है जय दोस्तों कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पहले विकलांग व्यक्ति कौन थे। विकलांग से हमारा मतलब दोस्तों कि उनकी जो जो प्राकृतिक मतलब जो हाथ पैर होते हैं वो ना होके जो कृत्रिम लगाई जाती है, जो प्लास्टिक की जो टांग लगाई जाती है, समझ रहे हैं, वो टांग थी उनके। तो उस टांग के सहारे वो माउंट एवरेस्ट की चोटी, जिस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हम आप जैसे जिसके भली भांति से हम सही सलामत हैं कि हमारे हाथ पैर सब कुछ नहीं चढ़ पाए, वो विकलांग व्यक्ति जो कृत्रिम टांग के सहारे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए, उन महान व्यक्ति का क्या नाम है? तो दोस्तों टॉम वाइट टैकर। क्या नाम उनका? टॉम वाइट टैकर। ये कहाँ के थे? अमेरिका के। कब चढ़े थे? सब 1998 में। ठीक है, ये देखिए ये हुए हमारे माउंट एवरेस्ट की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे खत्म। अब आते हैं हम यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है, इनसे पूछते ही हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों, पूछते ही हैं। अगर यूरोप महाद्वीप से क्वेश्चन आया तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, यूरोप को एशिया महाद्वीप से कौन अलग करता है। जी दोस्तों, ये हम एशिया महाद्वीप में भी पढ़ा चुके थे कि एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन अलग करता है, वही चीज़ है। तो यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? यूराल व काकेशस पर्वत, दोनों पर्वत, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। ठीक है, अब देखिए विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन है। नगरीकृत से मतलब दोस्तों यहाँ से देश से है, नगर से नहीं है, देश से है। कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत वही है कि सबसे ज़्यादा देश या सबसे ज़्यादा शहर मतलब किस देश में बसे हुए हैं। तो कौन सा मतलब किस महाद्वीप में? तो कौन सा? यूरोप महाद्वीप। जी दोस्तों, यूरोप महाद्वीप भले ही आकार में छोटा है अन्य महाद्वीपों की तुलना में, जैसे एशिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, और बात करें तो अमेरिका या अफ्रीका के अपेक्षा ये जो छोटा है, उसके बावजूद अगर बात करें कि नगरों की तो सबसे ज़्यादा इसमें है। ठीक है, देखिए यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं, तो दोस्तों बता दो, यूरोप महाद्वीप में 50 देश हैं। अगर हम बात करें हमारे एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं तो कितनी हैं कंट्री? 48 देश हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से छोटा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर देश ज़्यादा है। उसका कारण क्योंकि वहाँ पर जो देश हैं वो छोटे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे देश हैं, जैसे हमारा भारत देश है, चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, अधिकांश से जो देश हैं ये सब क्या है? बड़े बड़े हैं। ठीक है, इसलिए इनकी संख्या कम है। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं। जी दोस्तों, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप मतलब इसमें इस जो महाद्वीप में बहुत ज़्यादा प्रायद्वीप पाए जाते हैं। प्रायद्वीप का मतलब हम समझा चुके हैं दोस्तों, वही है। ठीक है, जो मतलब जिस पर ज़मीन होती है तीनों तरफ से क्या रहता है, वो भूमि जल से घिरा हो, तो वही प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप मतलब सबसे अधिक प्रायद्वीप किस महाद्वीप में होती हैं, मतलब किसे कहा जाता है, तो वो है यूरोप महाद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इंपॉर्टेंट है, किसे कहा जाता है, तो यूरोप महाद्वीप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जी दोस्तों, ये तो सबको पता ही है कि सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। यह दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। कौन है सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप मतलब सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया, फिर उससे बड़ा कौन है, तो वो है यूरोप। जी दोस्तों, देखिए यूरोप इतना छोटा देश है लेकिन उसके बावजूद भी नगरों में सबसे श्रेष्ठ है।
ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि यूरोप किन किन सागरों से घिरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यूरोप किन किन सागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। और जो दोस्तों ये जो पूर्व बचा, तो पूर्व में यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत, मतलब एशिया से लगा हुआ है। ठीक है, ये तीन ओर से किन किन सागरों से घिरा हुआ है, तो उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, वह कहाँ पर है। यूरोप का अगर बात की जाए कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, तो हमारी माउंट एवरेस्ट की चोटी हो गई, जो कि हमारे एशिया महाद्वीप के जो नेपाल देश है वहाँ पर है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए कि यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, वह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो उसका नाम है एल्बुर्ज। कौन है वो, एल्बुर्ज, 5,642 मीटर, जो कि कौन है, कहाँ पर है, रूस देश में। रूस के दोस्तों दो भाग हैं, एक यूरोप में और एक एशिया में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो रूस यूरोप महाद्वीप में जो रूस का भाग है वो ज़्यादा बड़ा है जो एशिया महाद्वीप में रूस का भाग है उसकी अपेक्षा। मतलब जो एशिया महाद्वीप में रूस है वो कम है और यूरोप महाद्वीप में जो रूस है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वहीं पास है एल्बुर्ज, जो शिखर है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 5,642 मीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आल्पस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आल्पस की जो आल्पस है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट ब्लैक। जी हाँ दोस्तों, ये माउंट एवरेस्ट की जैसे ही रखा गया है इसका नाम। जो जैसे अगर बात की जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट, उसी तरह है आल्पस की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट ब्लैक। कहाँ पर है, फ्रांस देश में। कहाँ, फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है। ठीक है दोस्तों, फ्रांस। अब देखिए, यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो डैन्यूब नदी। याद रखिएगा, डैन्यूब नदी कितने किलोमीटर लंबी है, ये 2,842 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये चूँकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, मतलब अपनी नोटबुक में कुछ में, या फिर मतलब अगर आपको उसमें नोटबुक में प्रॉब्लम जाती है तो आप इस वीडियो से भी, मतलब जैसे आपको कभी याद करना कुछ करना, तो आप इन वीडियो से भी उन्हें याद कर सकते जा सकते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछते हैं। जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठिए, उनमें ये क्वेश्चन जो जीके से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं सब से पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अभी आए कि सबसे महत्वपूर्ण नदी जो कि डैन्यूब है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे भारत देश की, मतलब जो हमारा यहाँ पर है, जैसे हमारा भारत देश है, तो सबसे मुख्य नदी कौन सी है, तो हम लोग गंगा नदी को कहेंगे, वो पवित्र नदी है। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सिंधु है। जी दोस्तों, सिंधु भले पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन चूंकि एक तरफ से वो हमारे हिमालय से जाती है, जो हमारा रास्ता है वहाँ से, मतलब जब हम उसका जो गेट है जब खोलते हैं तभी पाकिस्तान में जाती है नदी सिंधु। अगर हम बंद कर दें तो सिंधु नदी का जो पानी है वहाँ पाकिस्तान में नहीं जाए। ठीक है, तो आइए अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सिंधु है। अगर बात की जाए कि सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो गंगा है। वैसे अगर भारत देश की बात की जाए तो चूँकि सिंधु वहाँ चली जाती है, तो गंगा को ही सबसे बड़ी नदी के रूप में लेती हैं। उसी तरह दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो डैन्यूब है। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, वोल्गा नदी। ठीक है, कितनी लंबाई है उसकी, 3,687 मीटर। ठीक है, उससे समथिंग 800, मतलब 800 ज़्यादा, 800 किलोमीटर ज़्यादा, 3,687 किलोमीटर, मतलब उससे 800 किलोमीटर ज़्यादा लंबी है। ठीक है, डैन्यूब से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वोल्गा नदी को किस नदी में मिला दी जाता है। जो उनकी सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, यूरोप महाद्वीप की, उस नदी को किस नदी में मिला दिया जाता है, तो कौन सी नदी है, डॉन नदी में। डॉन, अब तुम डॉन नदी है, अब चाहे तुम लंबी हो चाहे कुछ हो, डॉन है ना, डॉन में जाकर उसको मिला दी जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर या शहर कौन सा है। वही दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो लंदन। लंदन से हम परिचित हैं दोस्तों, हिंदी में उसे लंदन और इंग्लिश में उसे लंदन कहते हैं। ठीक है, लंदन, जो कि कहाँ की राजधानी है, इंग्लैंड की। ठीक है, लंदन, वहीं पर जो हमारा हीरा था जो यहाँ से ले गए थे, कोहिनूर हीरा, वहीं पर रखा हुआ है लंदन में। ठीक है, अब देखिए लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो लंदन शहर है, जो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टेमस नदी के किनारे। कौन सा, टेम्स, वही है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन शहर। ठीक है, इंग्लैंड देश की राजधानी क्या है, वही अभी बात की रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे वही कि इंग्लैंड देश की राजधानी क्या है, तो लंदन है। और देखिए
फ्रांस देश की राजधानी क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये दो शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप महाद्वीप की बात की जाए तो एक इंग्लैंड और एक फ्रांस। फ्रांस देश की राजधानी क्या है? पेरिस। यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। यह दोस्तों जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, वो फ्रांस की राजधानी है। जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है और किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की। ठीक है, अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे सुंदर नगर कौन सा है? विश्व का, वर्ल्ड की बात की जा रही है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप की नहीं बात की जा रही है, वर्ल्ड की, कि विश्व का सबसे सुंदर नगर कौन सा है? तो वो है पेरिस। जी हाँ दोस्तों, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा जो शहर है पेरिस, इसलिए इसे सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। सुंदरियों की रानी भी, इसे कई मतलब इसके नाम रखे गए हैं, वही है। विश्व का सबसे सुंदर नगर कौन है? पेरिस। ठीक है। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्त, ये आ गया। देखिए फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? तो पेरिस को। फैशन की नगरी पेरिस, सबसे सुंदर नगर पेरिस। अब देखिए रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? रोटी की डलिया मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ ये सब होता है, ऐसे नाम तभी रखे जाते हैं। ठीक है, तो रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो यूक्रेन को। किस देश को? यूक्रेन को। जी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये 8th क्लास में भी था, हमारे MP बोर्ड के 8th क्लास में था कि रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो यूक्रेन देश को। इसे विश्व का अन्न भंडार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अन्न भंडार भी कहते हैं यूक्रेन को। इसे रोटी की डलिया भी कहते हैं, अन्न भंडार भी कहते हैं। ठीक है, विश्व का अन्न भंडार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सर्वाधिक अंगूर मतलब विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन है? अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन है विश्व में सबसे अधिक? मतलब कहाँ अंगूर और जैतून होती हैं? ठीक है, तो कौन सा देश है वो? इटली। क्या? इटली। इटली में सबसे ज़्यादा अंगूर व जैतून होते हैं पूरे विश्व में, विश्व की अपेक्षा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? जी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अंतःस्थलीय जलमार्ग का मतलब होता है, जैसे एक होता है सागरीय स्थलीय जलमार्ग, ठीक है, जो मतलब सागरों पर जो जलमार्ग बनते हैं। एक जो अंतःस्थलीय से मतलब जैसे देश के अंदर जैसे कहीं तालाब होते हैं, या मान लीजिए कोई नदियाँ है, बड़ी नदी होती है, कुछ होती है, ठीक है, तो उसके मतलब वहाँ पास जो जलमार्ग बनाए जाते हैं, जो जल के जो मार्ग होते हैं, वो समझ रहे हैं, वो होता है अंतःस्थलीय जलमार्ग। तो यूरोप का सर्वाधिक जो व्यस्त है, मतलब सबसे ज़्यादा व्यस्त पूरे इस यूरोप महाद्वीप का जो सबसे ज़्यादा व्यस्त है अंतःस्थलीय जलमार्ग, वो कौन सा है? तो कौन सा है वो? राइन नदी का मार्ग। जो राइन नदी का मार्ग है, जो राइन नदी का जलमार्ग है, वो पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग। याद रखिए दोस्तों, अंतःस्थलीय, एक अंतःस्थलीय और एक सागरीय जलमार्ग। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? यह दोस्तों हम बता चुके थे कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अब यहाँ पर है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन? ओरिएंट रेल मार्ग। जो उसका सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे मुख्य रेल मार्ग है पूरे यूरोप महाद्वीप का, वो है ओरिएंट रेल मार्ग। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, वह कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग अलग दृष्टि दी जाती है दोस्तों। एक जनसंख्या की दृष्टि से, जो कि हम बता चुके थे, चीन। अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, वह कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों रूस, जो कि यूरोप में। मैंने बता चुका हूँ, हम आपको बता चुके हैं इस वीडियो में कि जो पिछला वाला वीडियो था उसमें भी बता चुके हैं कि यूरोप के दो भाग होते हैं, मतलब दो भाग हैं, एक रूस के दो भाग हैं, एक यूरोप महाद्वीप में, एक एशिया महाद्वीप में। तो जो यूरोप महाद्वीप में रूस का भाग है, वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा भाग है, मतलब सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व की तुलना में। लेकिन अगर बात किया कि मतलब समझ रहे हैं, अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो बताना है आपको रूस। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर पूछे कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको बताना है रूस। लेकिन अगर पूछे कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बताना है आपको चीन। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी चीन। सबसे छोटा मालदीव बता चुके हैं, ये एशिया का था। और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। जो रूस का जो भाग यूरोप में है, वो भाग। ठीक है, अब देखिए विश्व में सबसे अधिक शैंपेन शराब कहाँ बनती है? शैंपेन एक क्वालिटी है दोस्तों शराब की, अलग अलग जो मतलब क्वालिटी होती है, वैरायटी, तो वही है जो शैंपेन शराब है। विश्व में सबसे अधिक शैंपेन शराब कहाँ बनती है? तो कहाँ बनती है? फ्रांस में। कहाँ बनती है दोस्तों? फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरा और सुंदरियों का देश क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, सुरा और सुंदरियों का देश क्या कहलाता है? तो फ्रांस। ठीक है, फिर झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? झीलों का देश किस देश को, मतलब जहाँ बहुत अधिक झील हो,
तब इस तरह नाम रखे जाते हैं, जब बहुत अधिक झील हो, बहुत अधिक कुछ भी हो, तो उसी तरह, ठीक है, उन्हें उनका देश कहा जाता है। जैसे झीलों का देश मतलब झील बहुत ज़्यादा है, तो किसे कहा जाता है झीलों का देश, किस देश को कहा जाता है, तो फिनलैंड को। किसे? फिनलैंड। याद रखिए दोस्तों, जो फिनलैंड है उसे झीलों का देश कहा जाता है। और सुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, तो फ्रांस का। सुरा सुंदरियों मतलब बहुत ज़्यादा जो खूबसूरत, मतलब जैसे पुरुष या स्त्रियां होती हैं, वो कहाँ पर पाई जाती हैं, फ्रांस में, ठीक है, इसलिए उसे सुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भ्रंशोथ पर्वत कौन है? जी हाँ दोस्तों, भ्रंशोथ पर्वत कौन है? ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट और होर्ज पर्वत को भ्रंशोथ पर्वत कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि भ्रंशोथ पर्वत कौन है, तो ब्लैक फॉरेस्ट और होर्ज पर्वत को, जो ब्लैक फॉरेस्ट है और होर्ज पर्वत है, उन दोनों को क्या कहते हैं, उन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, भ्रंशोथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको अपने भारत देश के ऊपर, जो हमारा भारत देश है उसके ऊपर आपको गर्व महसूस होगा कि हमारा जैसा भारत देश है, जैसे हम बोलते हैं कि मतलब विदेशी अच्छे होते हैं, विदेशियों का देश अच्छा होता है उनका, देखिए वो लोग जो उनका विकसित देश है उस देश को हमारे देश के नाम पर रख रहे हैं, हमारे भारत देश के नाम पर रख रहे हैं जी। जैसे एशिया का भारत जो हमारा भारत देश है, उसी तरह यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, तो इटली को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसे हमारा जो मतलब हमारा भारत देश इतना अच्छा है कि उसका नाम इटली देश, मतलब इटली देश को भारत देश के नाम से रखा गया है, समझ रहे हैं। ऐसा कि जैसे हमारे एशिया महाद्वीप का भारत देश है, उसी तरह यूरोप का भारत किसे कहा गया है, इटली को। क्यों कहा गया है? क्योंकि इटली को भारत क्यों कहा गया है, वही क्वेश्चन है दोस्तों कि इटली को यूरोप का भारत क्यों कहा गया है, तो क्योंकि यह भारत देश की तरह कृषि प्रधान देश है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ कृषि की मान्यता सबसे ज़्यादा दी जाती है, खेती किसानी को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। तो ये जो हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। इसी तरह जो वहाँ का इटली है यूरोप महाद्वीप का, वो भी कृषि प्रधान देश है, ठीक है। यह हिमालय की तरह आल्पस पर्वत है, जैसे हमारा भारत देश में जो हिमालय पर्वत है उसी तरह वहाँ आल्पस पर्वत है। ये हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों कि जो विदेशी हैं, जो मतलब दूसरे देश के लोग हैं, वो हमारे भारत देश के नाम पर अपने देश का नाम रख रहे हैं, ठीक है। जैसे यूरोप का भारत इटली, क्योंकि वह हमारे भारत देश की तरह कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत देश की तरह वहाँ आल्पस पर्वत है। जैसे हमारे हिमालय पर्वत है तो वहाँ आल्पस पर्वत है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ? जी हाँ दोस्तों, हम विश्व का पढ़ा चुके थे कि विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ था। अब यूरोप में, अब बात किया कि यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ है, तो इटली एवं स्वीडन में। यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जल विद्युत से मतलब कि जल से बनने वाली बिजली, ठीक है। तो जल विद्युत का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ है, तो इटली एवं स्वीडन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइन यार्ड किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइन यार्ड किसे कहते हैं, तो फ्रांस को। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि व्हाइन यार्ड किसे कहते हैं, तो फ्रांस देश को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? जी हाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक हम जो सोचते थे कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड को कहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम आपको थोड़ी समझाएंगे कि यूनाइटेड किंगडम और ये मतलब जैसे एक चीज़ और है, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को भूल रहा है वो, थोड़ी मैं मतलब जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो वो जो हम समझते थे कि वो इंग्लैंड देश को कहा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम थोड़ी ग्रुप होता है, मतलब 2-3 देशों का एक ग्रुप होता है, उस तरह। तो देखिए फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? यूके, ठीक है। तो कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल एक गेट है, ठीक है ना, एक गेट टाइप का है, एक दरवाजे टाइप का है, एक आप बोल सकते हैं कि एक बाउंड्री टाइप की है, उस तरह। तो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल, ठीक है। अब देखिए यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? गर्म कंबल मतलब सबसे गर्म स्थान, ठीक है। तो यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। याद रखिए दोस्तों कि पूछे कि यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल, ठीक है। यूरोप का खेल मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल मैदान मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ खेल होते हैं, हो सकता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा स्टेडियम हो, समझ रहे हैं, इसलिए यूरोप का खेल मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। किसे कहा जाता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड को, ठीक है। अब देखिए पोल्डर किसे कहते हैं? जी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि पोल्डर किसे कहते हैं, तो देखिए सागर के साथ बड़े बड़े तटबंध जोड़कर। ये दोस्तों इसे मैं थोड़ी अपनी भाषा में समझाता हूँ। क्या होता है, जो समुद्र होते हैं उनके साथ बड़े बड़े तटबंध जोड़े जाते हैं,
तटबंध जैसे मतलब जो आसपास के जो तट होते हैं, रेखाएं होती हैं, मतलब जो जहाँ लोग बसते हैं, समझ रहे, जो भूमि होती है, तो आसपास के जो तटबंध जोड़े जाते हैं, मतलब कोई भी जैसे जहाज लगा के या कोई भी लकड़ी से लगा के कुछ भी करके जो तटबंध जोड़कर जो भूमि प्राप्त करना, मतलब सागर के पास जो तटबंध जोड़कर भूमि प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? पोल्डर कहते हैं। जी दोस्तों, याद रखिएगा, अगर पूछे कि पोल्डर किसे कहते हैं तो आप याद रखिएगा कि समुद्र के साथ जो तटबंध जोड़कर जो भूमि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? पोल्डर कहते हैं। ठीक है, अब डाइक क्या है, इसी से संबंधित है कि डाइक क्या है। तो सागर के साथ भूमि बनाने के लिए जो तटबंध जोड़े जाते हैं, देखिए तटबंध जोड़कर जो भूमि प्राप्त की जाती है उसको पोल्डर कहते हैं, और जो तटबंध जोड़े जाते हैं, जिन तटबंधों को जोड़कर भूमि प्राप्त की जाती है, तो उन तटबंधों को क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। जो भूमि प्राप्त करते हैं उसको पोल्डर कहते हैं, जो तटबंध जोड़ते हैं उसको डाइक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आल्पस पर्वत का सबसे ज़्यादा विस्तार किस देश में हुआ है? जी हाँ दोस्तों, जो आल्पस पर्वत है उसका विस्तार सबसे ज़्यादा किस देश में हुआ? मतलब वो 2-3 देशों में फैला हुआ है, समझ रहे हैं, 2-3 देशों में फैला हुआ, तो सबसे ज़्यादा किस देश में फैला हुआ है उसका जो भाग है? तो स्विट्जरलैंड में। आल्पस पर्वत का सबसे ज़्यादा विस्तार किस देश में हुआ है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली व स्विट्जरलैंड के बीच मार्ग कौन प्रदान करता है? मतलब उनके बीच का जो मार्ग है वो कौन प्रदान करता है, या एक तरफ से उनके बीच की सीमा रेखा कौन बनाता है? ठीक है, स्विट्जरलैंड व इटली के बीच मार्ग कौन प्रदान करता है? तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। एक जो दर्रा है, दर्रा, तो कौन, उसका नाम क्या है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड। जो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है वो उन दोनों के बीच क्या प्रदान करता है? मार्ग प्रदान करता है, मतलब आने जाने का रास्ता बनाता है। समझ रहे हैं, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच आने जाने का मार्ग कौन बनाता है, कौन प्रदान करता है? तो एक दर्रा है। एक दर्रा मतलब एक दोस्तों एक चोटी टाइप की होती है, थोड़ी सा मतलब जो टूटा रहता है, जो एक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सहूलियत रहती, आसानी पैदा करती है। ठीक है, उस तरह, तो उसका नाम क्या है उस दर्रे का? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया व इटली के बीच मार्ग कौन प्रदान करता है? अभी तो हम पढ़े कि स्विट्जरलैंड व इटली के बीच कौन मार्ग प्रदान करता है? तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। अब ऑस्ट्रिया व इटली के बीच कौन मार्ग प्रदान करता है? तो ब्रेनर दर्रा। क्या? ब्रेनर दर्रा। ठीक है, ये दोनों मार्ग प्रदान करते, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ऑस्ट्रिया व इटली के बीच तो ब्रेनर दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि बताइए हमारी जो गंगा नदी है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पवित्र नदी है, पुराणों में भी इसे गंगा माता कहा गया है। ठीक है, तो इतनी प्रसिद्ध है ये विदेशों में भी कि विदेशी लोग भी अपनी एक अलग गंगा बना ली। जैसे हमारे जो भारत देश की गंगा है उस तरह वो एक अपनी अलग गंगा बना ली। ठीक है ना, वही इटली, जैसे इटली अभी मतलब इटली पूरा हमारे भारत जैसे बनने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हैं ना, हम लोग उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, वो हम लोग की तरह बनने की कोशिश करते हैं। उसे भारत कहा जाता है, यूरोप का भारत कहा जाता है। उसकी जो मतलब इटली की एक गंगा है, उसकी एक नदी है तो उसको गंगा कह दिए वहाँ की, समझ रहे ऐसा। तो इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को। याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछे कि इटली की गंगा किसे कहते हैं तो पो नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की सीन नदी कहाँ पर गिरती है? जो फ्रांस की सीन नदी है वो कहाँ पर गिरती है, मतलब किस सागर पर गिरती है, कहाँ गिरती है? तो इंग्लिश चैनल पर। कहाँ गिरती है ये? इंग्लिश चैनल पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु यूरोप किसे कहते हैं? लघु यूरोप मतलब छोटा यूरोप, समझ रहे हैं, कोई मुख्य भाग है, जैसे यूरोप है, महाद्वीप है, तो उसका कोई मुख्य जो छोटा भाग होगा तो उसे क्या कहेंगे? लघु यूरोप। ठीक है, नाम रखा गया उसका, तो किसे कहते हैं? फ्रांस को। यह दोस्तों बहुत ज़्यादा विकसित शहर है, इसलिए इसे लघु यूरोप कहते हैं। क्यों और किस दृष्टि से कहते हैं? तो भूमि व जलवायु की दृष्टि से। जैसी मतलब पूरी भूमि या जलवायु यूरोप महाद्वीप में होगी, उसी तरह अधिकांश मात्रा में कहाँ होगी? फ्रांस में, भूमि व जलवायु, इसलिए उसे लघु यूरोप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों का देश किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसानों का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रांस देश को। किसे कहा जाता है? फ्रांस देश को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं इन्हें क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करके पढ़ा रहा हूँ। मैं इन्हें एक तरफ से मतलब टॉपिक बनाकर भी पढ़ा सकता था, इसलिए मैं इनको क्वेश्चन वाइज पढ़ाया, क्योंकि ये इस तरह पेपर पूछ देते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? थोड़ी गौर से पढ़िएगा, याद रखिएगा इनको। तो किसे कहा जाता है? फ्रांस देश को। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस को बहुत बार मतलब फ्रांस का नाम आ चुका है बहुत से नामों में। ठीक है, जैसे किसानों का देश फ्रांस को कहा जाता है, समुद्रों की रानी फ्रांस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉप मतलब पॉइंट है वो कौन सा है कि फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है। फ्रांस पूरे यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं
उनमें से फ्रांस एकमात्र ऐसा मतलब देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर देश है। जी हाँ दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन में, क्यों? क्योंकि वहाँ किसान सबसे ज़्यादा हैं। खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, एकमात्र आत्मनिर्भर देश है, मतलब किसी के सहारे नहीं है। और जो बाकी देश है वो दूसरे देशों से खाद्यान्न लेते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन ये फ्रांस इकलौता है जो आत्मनिर्भर है, जो अपने खाद्यान्न उत्पादन करता है, खुद खाता है, और हो सकता है ज़्यादा बचते तो दूसरे देशों को निर्यात भी करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ बनाया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय, जो इंटरनेशनल जो बीज भंडार है, ठीक है, वो कहाँ पर बनाया गया है? तो नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में बनाया गया है। एक नॉर्वे का जो द्वीप है, क्या नाम है उसका? स्वेलबार्ड द्वीप, छोटा सा द्वीप है नॉर्वे का, वहाँ पर बनाया गया है। स्वेलबार्ड में क्या बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार, समझ रहे हैं? सभी प्रकार के बीज वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ हम जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये मेरे को भूल रहा था, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, हम लोग ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड को समझते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए मैं समझाता हूँ, इंग्लैंड अलग है, ग्रेट ब्रिटेन अलग है, उनमें थोड़ी फ़र्क है। देखने में एक जैसा है, क्यों? क्योंकि मुख्य इंग्लैंड है, लेकिन अगर बात की जाए मतलब क्वेश्चन की दृष्टि से, मतलब जो उसका एक साहित्यिक स्पेस मतलब और पढ़ाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अलग है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, जब तीनों देश मिलते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के सम्मिलित रूप को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये हमारी गलतफहमी है कि हम ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड को कहते हैं। ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हाँ, ये है कि मुख्य इंग्लैंड है तो इंग्लैंड कह सकते हैं एक तरफ से, लेकिन जो सही आंसर है वो इंग्लैंड नहीं है, वो तीनों देश मिलकर बनाते हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के सम्मिलित रूप को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन मतलब वो ऊपर के तीनों देश, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, और उत्तरी आयरलैंड की, जो आयरलैंड का उत्तरी भाग है, उत्तरी आयरलैंड के सम्मिलित रूप को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ना, यही चीज़ है, इंग्लैंड अलग है, ग्रेट ब्रिटेन अलग है, यूनाइटेड किंगडम अलग है, तीनों परिभाषा की दृष्टि से अलग अलग हैं। आपके देखने के नज़रिए से एक ही होंगे क्योंकि मैन है इंग्लैंड, ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए पढ़ने की दृष्टि से, आंसर देने की दृष्टि से, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के सम्मिलित रूप को। और अगर पूछे कि यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के सम्मिलित रूप को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसे हम यूके कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकेशस राज्य किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, जो काकेशस पर्वत होता है उसी के आसपास का जो राज्य है वही है काकेशस राज्य, तो किसे कहा जाता है? तो देखिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के सम्मिलित रूप को काकेशस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो काकेशस पर्वत है उसी के नाम पर ये जो काकेशस रखा गया है। तो क्यों रखा गया है? कारण क्या है कि काकेशस मतलब किसे कहा गया है, मतलब क्यों कहा गया वो तो हम समझ गए कि काकेशस पर्वत इसलिए उसे कहा जाता है, लेकिन किन्हें कहा जाता है, मतलब काकेशस पर्वत कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, किन्हें काकेशस कहा जाता है, किन किन देशों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है? तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है, इनके सम्मिलित रूप को काकेशस कहा जाता है। अब 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? जैसे हमारे यहाँ एक है पंजाब, 5 नदियों का देश उसे कहा जाता है, पंजाब 5 नदियों के देश, समझ रहे हैं? वैसे तो 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? तो मास्को को, याद रखिए दोस्तों, मास्को को, जो मास्को देश है, क्या मास्को देश है, उसको क्या कहा जाता है? 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए या दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लड़ोगा झील, पांचों के सम्मिलित रूप को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? तो मास्को को कहा जाता है। लेकिन 5 सागरों का पत्तन है क्या? आपके दिमाग में आया होगा कि 5 सागरों का पत्तन है क्या, आखिर ये है क्या चीज़? तो मैं बता दूं कि 5 सागरों मतलब जो 5 सागर मिलकर बनाते हैं तो उनके सम्मिलित रूप को, ठीक है। कौन कौन से सागर हैं? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर, लड़ोगा झील, इनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? 5 सागरों का पत्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।